कहानी के शुरुआत में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है, आज आखिरकार मैं पूरी तरह से अवेकेंड हो ही चुका हूँ। अभी एमसी अपने हाथ में एक चीज को समन करते हुए कहता है, इस होंगमेंग हार्ट की वजह से मैंने आखिरकार रिकारनेशन साइकिल को तोड़ पाया है, नहीं तो मैं कभी भी रिकारनेट नहीं हो पाता और इसी टुकड़े की वजह से मैं आखिरकार रिकारनेट हो पाया हूँ। तभी अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता, मेरी हर रिकारनेशन में मेरी फैमिली को मार दिया जाता था, मेरे एक भी रिकारनेशन में नहीं होता था कि मेरी फैमिली जिंदा हो। मगर इस लाइफ में इतना कहते ही उसके दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है। आगे कोई खड़ा होता है और बाहर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि 10 फैमिली को मार दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना, हमें सारे 10 फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना है। दरवाजे के बाहर बहुत से लोग हथियार लेके खड़े होते हैं और तभी हमारा एमसी जाकर दरवाजे को खोल देता है और बाहर के लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि पूरे 10 फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मगर इस लाइफ में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अपने सारे फैमिली को बचा के रहूंगा। तभी एमसी अपने फादर को देखता है जो पूरी तरह से घायल पड़े होते हैं, उनके शरीर से पूरे खून बह रहा होता है। एमसी जाकर अपने फादर को संभालता है और उनके फादर बोल रहा होता है कि बेटे यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यहीं रहना चाहूंगा। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम यूकिन होता है और यूकिन अपने एमसी से कह रहे थे, यून यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो, मैं इन लोगों को रोक के रखती हूँ, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। 10 फैमिली के डिसेबल भी बोलने लगते हैं, यंग मास्टर आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि आप ही की वजह से हमारी फैमिली जिंदा रहेगी, आप ही हमारी होप है। सारे डिसेबल्स कहने लगते हैं, यंग मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए, जल्दी से यहाँ से भाग जाए, नहीं तो ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसे रोक के रखते हैं। अभी कोई कहता है कि आज यहाँ पर इसे कोई भी भाग नहीं पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि एक बुढ़ा आया होता है, उसका नाम लियू बॉय है। लियू बॉय कहता है, 10 यून अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जल्दी मार दूं। 10 यून गुस्से में कहता है लियू बॉय और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अगर तुम मुझसे घुटनों पर बैठकर भीख मांगोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर ना देकर जल्दी मार दूं। 10 यून की बातें सुनने के बाद लियू के सारे सोल्जर हंसने लगते हैं और उसमें से एक सोल्जर कहता है, ये तो सिर्फ एक लूजर है, 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल फेल्यूर का सिर्फ लूजर है और ये मास्टर से कह रहा है कि मास्टर इससे भीख मांगे घुटनों पर, इसे इतना टॉर्चर करेंगे कि जब तक ये भीख ना मांगे मरने के लिए। 10 यून की इसी तरह से सारे सोल्जर बेइज्जती कर रहे होते और सब हंस रहे होते हैं 10 यून पर। लियू बॉय तभी अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है, 10 यून अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मरो, और वो अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मरने में हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें जल्दी मार डालूंगा। 10 यून पर अटैक होते हुए देखकर उनके सारे फैमिली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हमें 10 यून को दिखाया जाता है जिसकी आंखें लाल हो गई होती है। 10 यून सुपर फास्ट स्पीड के साथ लियू बॉय के अटैक को डोज कर लेता है और हमें 10 यून के डिवाइन सोल को दिखाया जाता है जिसे देखकर लियू बॉय बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी 10 यून मारते हुए लियू बॉय का स्वॉर्ड तोड़ देता है। लियू बॉय ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी 10 यून का मुक्का आकर उसके मुंह पर लगता है और उसका मुंह पिचक जाता है। ये सब देखने के बाद वहाँ के सारे लोग हैरान होते हैं कि 10 यून जीत चुका है, 10 यून ने ऐसा कैसे कर दिया। लियू बॉय बेहोश हो जाता है और फिर 10 यून जाकर अपने फादर से मिलता है और कहता, फादर क्या आप ठीक है। वहाँ के सोल्जर ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी उसमें से एक सोल्जर कहता है, क्या सच में 10 यून ने एक ही पंच में लियू बॉय को हरा दिया, ये इसने कैसे कर दिया है। तभी दूसरा डिसेबल कहता है, लियू बॉय तो 8th ग्रेड के स्पिरिट रिलम के मास्टर है, तभी 10 यून ने उसे कैसे हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। 10 यून लियू बॉय के पास जाता है और कहता है, लियू बॉय क्या तुम अब भी मर्सी के लिए भीख मांगना चाहोगे, मगर अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तभी लियू बॉय खड़े होते हुए कहता है, 10 यून तुम्हें इतना घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर भाई प्लीज आकर 10 यून को मार दो। तभी वहां पर एक और बुढ़ा आता है और कहता है, ठीक है तुम जो भी कहोगे मैं उस कर दूंगा। और हमें इस बुढ़े का नाम बताया जाता है, इसका नाम बाई क्यूसू है। 10 यून का फादर जब बाई को देखता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है
और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने आखिरकार अपने आप को शो करवा दिया है। अब लगता है कि भगवान भी चाहते हैं कि मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। बाई की पावर देखने के बाद वहाँ के सारे लोग कहने लगते हैं कि बाई मून टाउन का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट और वॉरियर है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि बाई ऑलरेडी स्पिरिट फेउस रिलम के पीक पर पहुंच चुका है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। दूसरा बंदा कहता है अगर बाई यहाँ पर एक्शन लेता है तो 10 फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि यून कितना पावरफुल है, 10 यून बाई के सामने टिक भी नहीं पाएगा, बाई के सामने बच्चा है। 10 यून सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है लियू बाई, तुमने बाई को इसलिए यहाँ पर इनवाइट किया है क्योंकि तुम जल्दी ही मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा को जल्दी पूरा करूंगा। तभी बाई हंसते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। बाई अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है 10 यून तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझते हो। बाई की पावर देखने के बाद वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। और एक बंदा कहता है ये पावर तो बहुत ज्यादा भयानक है, सिर्फ इसके एक कदम चलने से ये इतना ज्यादा खतरनाक है। वही एल्डर बाई को उकसाते हुए कहता है एल्डर बाई आप तो पूरे मून टाउन में फेमस है, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको आपकी बेइज्जती करने की। बोई की बेटी रुयान कहती है हाँ एल्डर बाई 10 यून बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे एरोगेंटली बात करने की। मैं सोच रही थी कि आप इसे पनिश करने के बाद मुझे दे दीजिएगा, मैं इसे इतना टॉर्चर करूंगी कि ये मुझसे मरने की भीख मांगेगा, मगर मैं इसे मारूंगी नहीं, मैं इसे और ज्यादा टॉर्चर करूंगी। 10 यून सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है भाई मैंने सुना था कि तुम्हें स्पिरिट फेटूस का फॉर्मूला चाहिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ। भाई इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसे कैसे पता चला कि मुझे स्पिरिट फेटूस का फॉर्मूला चाहिए। भाई कहता है कि तुम कैसे जानते हो। तभी 10 यून कहता है और मैंने सुना था कि तुम पिछले 20 सालों से स्पिरिट फेटूस के पीक रिलम पर फंसे पड़े हो, शायद स्पिरिट फेटूस के पिल के बिना तुम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। 10 यून जाकर बाई के कान में कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्पिरिट फेटूस पिल का फॉर्मूला चाहिए, मेरे पास उस पिल का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है। इस बात को सुनने के बाद बाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कंप्लीट फॉर्मूला है। और वहाँ के सारे लोग भी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसमें से एक बंदा कहता है कल्टिवेटर्स को अपनी पावर को एनहांस करने के लिए पिल की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा कम मिलती है। और उसमें फिर दूसरा बंदा कहता है कि स्पिरिट फेटूरिलम के आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें एक पिल की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा रेयर होती है, अगर ये मिल जाती है तो मिरेकल से कम नहीं होता है। और बंदा कहता है कि 10 यून के पास इतना वैल्यूएबल फॉर्मूला कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा गरीब है। तभी एक मोटा लड़का कहता है कि ये शायद बाई के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा है। रुयान कहती है एल्डर बाई प्लीज इस नॉनसेंस बातों पर विश्वास मत कीजिए, 10 यून बस एक लूजर है, इसके पास कभी भी इतना वैल्यूएबल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है, ये बस झूठ बोल रहा है। 10 फैमिली के पास ये फॉर्मूला होता तो वो पूरे मून टाउन पर भी रूल कर सकते थे, मगर इसने ऐसा कभी नहीं किया है, तो पक्का इसके पास वो फॉर्मूला नहीं है, ये पक्का ही पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। अभी बाई कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, अगर इसके पास फॉर्मूला होता तो ये पूरे मून टाउन पर भी रूल कर सकता था। तभी बाई अपने पूरी पावर के साथ 10 यून पर अटैक कर देता और कहता है सन ऑफ बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, नरक में जाओ। यूकिन भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं यून सिर्फ आराम से खड़ा होता है और अपने एक फिंगर को यूज करते हुए कहता है बुढ़े देख अपनी आंखों से पूरी तरह से देख, और वो एक उंगली के साथ उसके माथे पर अटैक करता है और वो गिरने लगता है। डिसाबल कहता है एल्डर बाई आपके साथ क्या हुआ है, आप ऐसे खड़े क्यों हैं। हमें एल्डर बाई को दिखाते हैं, एल्डर बाई पूरी तरह से सपने में चले गए होते हैं। बाई को दिखाया जाता है जो सपना में देख रहा होता है, सपने में वहां पर एक बहुत बड़ा बर्तन होता है जिसे देखकर वो सोच रहा होता है कि ये क्या है। तभी बाई को स्पिरिट फेउस का फॉर्मूला दिखने लगता है और कहता है कि व्हाइट जेड और नाइट कंसिडेंस पर्ल इंसेक्ट, बस इतना ही उसे दिखता है। और आधा ही देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, कहता है मुझे मिल गया स्पिरिट फेटूस का फॉर्मूला। तभी बाई बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे मिल गया।
तभी वो चीज उसके सामने से डिस्पेयर हो जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये कैसे डिस्प्ले हो गया है। भाई टेन्यून से कहने लगते हैं तुमने मुझे आधा ही फॉर्मूला दिया है, मुझे पूरा फॉर्मूला चाहिए, चलो मुझे जल्दी से बताओ पूरा फॉर्मूला क्या है। वहाँ के लोग ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि एल्डर बाई इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या सच में टेन्यून ने उन्हें पूरा फॉर्मूला दे दिया है। टेन्यून भाई के हाथ को झटक देता और कहता है क्या तुम्हें बाकी का फॉर्मूला चाहिए, तो ये सिर्फ तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। तो ये सुनने के बाद भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करूंगा। बुड्ढा अपनी साइड को पलट लेता है और कहता है मिस्टर टेन आप चिंता मत करिए, आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। फिर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बॉय की तरफ बढ़ने लगता है और बॉय घबराते हुए कहता है एल्डर भाई आप ये क्या कर रहे हैं, रुक जाइए, मैं आपको अपनी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, रुक जाइए, मुझे मत मारिए। भाई बॉय को घूर के देखता है और सुपर फास्ट स्पीड के साथ उसकी गर्दन उड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है और बाई का काम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। बॉय का काम तमाम हो जाता है जिसे देखकर बॉय की बेटी रुयान बहुत ज्यादा रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है फादर फादर। बाई कहता है लिव बॉय का काम खत्म हो चुका है और उस रुयान बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने फादर का नाम लेती रहती है। टेन्यून ताली बजाते हुए कहता बहुत बढ़िया काम किया, चलो इसे चालू रखो। फिर भाई रुयान की तरफ बढ़ने लगता है और कहता हाँ मास्टर आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रुयान बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो और वो घुटनों पर बैठकर भीख मांगने लगती है और कहती है टेन्यून मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी को बख्श दो, तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दो। टेन्यून जाकर रुयान की ठुड्डी पर हाथ रखता है और कहता है कुछ भी करने के लिए तैयार हो। रुयान अपने कपड़े को खोलते कहती हाँ तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। टेन्यून ये देखने के बाद कुछ नहीं कहता है और रुयान कहती है कि बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, मैं तुम्हारे कमरे में भी आने के लिए तैयार हूँ। रुयान के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद टेन फैमिली के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि रुयान उस समय बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रही थी और टेन्यून की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही थी। आप देखो कैसे टेन्यून से मर्सी की भीख मांग रही है। कोई और बंदा कहता है रुयान के पास कोई चॉइस नहीं है, टेन्यून के पास ही उसकी लाइफ है, अगर वो कुछ गलत करती है तो टेन्यून उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बगल वाला बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले मैं उसे अपनी गोडेस समझता था, मैं कितना पागल था। टेन्यून कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तभी टेन्यून उसे जोरदार लात मार देता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। और तभी बाई आता है, तुमने देखा ना रुयान, मिस्टर टेन तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और बाई अपनी पावर को रिलीज करने लगता है जिसे देखकर रुयान बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे रोने लगती है। फिर वो बुढ़ा बाई रुयान के पेट में जोरदार लात मार देता है जिससे जमीन भी शेडर हो जाती है और रुयान के मुंह से खून निकलने लगता है और बॉय के सारे मेंबर्स भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बॉय के मेंबर्स बोलने लगते हैं कि मास्टर और उनकी बेटी भी मारी जा चुकी है, पूरा चीज खत्म हो चुका है और बाई भी उन टेन्यून के साथ हो चुके हैं, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो पक्का ही मारे जाएंगे। और वो लोग डर के मारे अपने सारे हथियार को नीचे गिरा कर भागने लगते हैं और चिल्ला कर तो यहाँ से भाग जाना, नहीं तो टेन्यून के सारे मेंबर्स तुम्हें मार डालेंगे। तभी टेन्यून कहता है कि टेन फैमिली के सारे मेंबर्स मेरी बात सुनो। टेन फैमिली के मेंबर्स कहते हैं हाँ यंग मास्टर आप क्या कह रहे हैं। और फिर टेन्यून डेविल से स्माइल देते हुए कहता है जिन लोगों ने भी हमारे टेन फैमिली को ऑफेंड किया उन लोगों को जिंदा मत छोड़ो। सभी टेन फैमिली के मेंबर बॉय के सारे मेंबर्स को मारने लगता है और धड़ाधड़ सब की सिर को काटने लगते हैं, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। वहां पर सिर्फ ब्लास्ट होने लगता है, बूम बाम पूरी तरह से सभी तरफ सिर्फ आग ही आग फैल जाती है। और तभी बाई आग का टेन्यून से कहने लगता है मिस्टर टेन क्या मैंने अच्छा काम किया है, क्या मुझे स्पिरिट फेटू स्पिल का फॉर्मूला मिल सकता है। फिर टेन्यून उसे एक कागज देते हुए कहता है इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं कभी भी तुम्हें मूनटाउन शहर में देखना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है और तुम मर भी सकते हो। टेन्यून अपने ऑरे को रिलीज करता है जिसे देखकर बाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि टेन्यून का ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इससे तो मेरी दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, मैं कभी भी टेन्यून से पंगा नहीं लूंगा।
और तभी टेन्युन उसे घूरते हुए कहता है कि अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर भाई उस कागज को ले लेता है जिसमें वो फॉर्मूला लिखा होता है और कहता है मिस्टर टेन आपका बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और वो वहां से भागने लगता है और कहता है मैं इस मून सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कभी भी इस मून सिटी में वापस नहीं आऊंगा। टेन्युन बाई को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है कि अगर बाई की कोई कमजोरी नहीं होती तो मैं उससे हार भी सकता था। अगर प्रेजेंट की पावर देखी जाए तो वो मुझसे इतनी ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं उससे लड़ता तो हो सकता है घायल या मारा भी जा सकता था। तभी यूकिन उसे बुलाती है, रोते हुए आकर उसे गले लग जाती है और रोते हुए कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी। छोटी बच्ची हो क्या? टेन्युन उसके गालों को छूते हुए कहता है पागल लड़की मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और टेन्युन अपने मन में सोच रहा था कि मेरी पिछली लाइफ में यूकिन ने मेरी वजह से अपनी जान दे दी थी, मगर इस लाइफ में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और पिछली लाइफ में मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड था, मैंने यूकिन के प्यार को समझा नहीं था और इसी की वजह से यूकिन बहुत ज्यादा उदास रहती थी। तभी टेन्युन अपने फादर से कहता फादर मैं यूकिन से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद यूकिन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और उसका फादर मुस्कुराते हुए कहता है यूकिन वैसे भी यूकिन मेरी अडॉप्टेड डॉटर है, मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर यूकिन से भी पूछना जरूरी है कि क्या यूकिन तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। अभी यूकिन शर्माते हुए कहते ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी यून से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद टेन्युन का फादर हंसने लगता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी शादी की सेरेमनी कल करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेन्युन की शादी हो रही होती है और सभी लोग टेन्युन की सेरेमनी में जा रहे होते हैं, सभी यून को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। तभी हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो चोंगा पहन ले होता है और कहता है कि हमारी लेडी की बेटी यहाँ पर ही फंसी हुई है इस खराब से जगह में। फिर अपने हाथ में गाइस मुझे नहीं पता किसके हाथ में क्या, मैं भूल गया हूँ आगे बढ़ते कहानी में। और कहता है डैम हमारी लेडी की बेटी यहाँ फंसी हुई है, मैं पक्का उसे छुड़ाऊंगा। सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग टेन्युन को बधाई दे रहे होते हैं और हमें टेन्युन के फादर और मदर को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की शादी हो रही है। सेरेमनी में आए हुए लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार टेन्युन को पता चल ही गया है कि यूकिन उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। यूकिन ने काफी सालों से सफर किया है। यूकिन तो रुयान से बहुत ज्यादा बेहतर और सुंदर है, मिस यूकिन के सामने रुयान तो टिक भी नहीं पाती है। फिर हमें अपने शादी के जोड़े को दिखाया जाता है जिसे देखकर वो वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि हमारे टेन्युन और यूकिन को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, रुयान तो टिक भी नहीं पाएगी हमारे यूकिन के सामने। एक बंदा कहता है कि अब ऑफिशियल सेरेमनी का टाइम हो चुका है, पहले टेन्युन और यूकिन हेवन और अर्थ के सामने ग्रीट करेंगे और दूसरी बार में अपने पेरेंट्स के सामने ग्रीट करेंगे और तीसरी बार में एक दूसरे को ग्रीट करेंगे और फिर दोनों प्यारी भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। टेन्युन कहता है कि यूकिन अब से तुम ही मेरी वाइफ हो। यूकिन भी कहती है कि टेन्युन अब से तुम ही मेरे हस्बैंड हो। तभी बीच में एक बुढ़ा बोलता है कि रुको इस सेरेमनी को रोक दो और वो बुढ़ा अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है जिससे टेन फैमिली के मेंबर सारे लोग एक ही बार में हार जाते हैं। और तभी टेन्युन कहता है यूकिन अपने आप को संभालो। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मुझे इस मैरिज से परेशानी है और इस बुढ़े का नाम होता है डुआन केंग टियान। इस बुढ़े को टांग अड़ाते हुए देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसमें से एक बंदा कहता है कि ये बुढ़ा है कौन, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ट्रबल खड़ी करने की। दूसरा बंदा कहता है कि ये दोनों परफेक्ट मैच है, इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, तुमको कैसे आपत्ति हो सकती है, तुम हो कौन, यहाँ पर टांग अड़ाने के लिए क्यों चले आए हो। और यहाँ तक कि बाई भी हमारे मास्टर टेन से डरते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर टेन की शादी में दखल अंदाजी करने की, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी हो रही है। तभी टेन्युन का फादर अपनी कुर्सी पर हाथ बजाते हुए कहता है कि यह शादी हमारी फैसी मामला है, तुम्हें इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अजनबी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गार्ड्स इसे लाठी मार कर यहाँ से भगा दो, इसे अंदर घुसने किसने दिया। अभी सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वो बुढ़ा सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब तो सिर्फ मेरे लिए चींटियां हैं और वो अपने ओरे को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं अभी सभी को मार देता हूँ। और वो बुढ़ा अपनी पावर को और रिलीज करने लगता है जिससे उस पर जो अटैक करने वाले आ रहे होते हैं वो ऐसे ही हार जाते हैं। ये सब चीज देखने के बाद टेन्युन का फादर बहुत ज्यादा हैरान होता है
और तभी वो बुढ़ा कहता है कि मैं आज यहाँ पर से यूकिन को ले जाने आया हूँ। और वो अपने गुस्से वाले ओरे को निकालता है जो एक बहुत बड़ा बुढ़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ के सभी लोगों को मार डालूंगा। बुढ़े की पावर देखने के बाद वहां के सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस बुढ़े की तो पावर बहुत ज्यादा है, ये तो स्पिरिचुअल फेटुस के रिलम से भी ऊपर में है। अगर 10 फैमिली के पूरे मेंबर्स भी इससे फाइट करेंगे तो ये उससे जीत भी नहीं पाएंगे। ये शादी तो पक्का नहीं होने वाली है। तभी अपना हीरो टेन्यून कहता है कि ये तो डिवाइन डोमेन रिलम का कल्टीवेटर है। बुढ़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में इतनी सारी परेशानियां खड़े करने की? क्या तुम इस वर्ल्ड का सुप्रीम एम्परर समझते हो क्या? तभी वो बुढ़ा उसे घूर के देखता है और कहता है कि तुम तो सिर्फ एक वीक स्पिरिट फेउस रिलम के कल्टीवेटर हो। तुमने मेरी कल्टीवेशन को कैसे देख लिया है? बताओ तुम कौन हो? टेन्यून कहता है कि आज मेरी शादी है इसलिए मैं यहाँ ब्लड नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकेंड देता हूँ मेरी फैमिली से यहाँ से चले जाने के लिए, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं क्या डिवाइन डोमेन रिलम का क्या ऐसा भी कुछ होता है? कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ सुना नहीं है। क्या ये स्पिरिट फेउस रिलम से भी ऊपर है? तभी दूसरा बंदा कहता है क्या ये इतना पावरफुल है? मैंने आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना है। अगर ये इतना पावरफुल है, अगर ये 10 फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान है तो 10 फैमिली पक्का ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। 10 फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता है। टेन्यून को देखो, वो तो कितना पागल है, वो तो इस बुढ़े के सामने सीना तान के खड़ा है। हमें टेन्यून और उस बुढ़े को दिखाया जाता है जो एक दूसरे की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। फिर सभी लोग टेन्यून को बुलाने लगते हैं, मगर टेन्यून किसी की बातों को नहीं सुनता है, सारी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है 1। टेन्यून को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर वो बुढ़ा भी थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में सोच रहा होता कि मैंने आने से पहले मून सिटी की जांच पड़ताल की थी और मुझे पता है कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल फेटुस रिलम पर है। फिर टेन्यून अपना दूसरा कदम बढ़ाता है और अपनी गिनती को आगे बढ़ाता है और कहता है 2। और ये देखने के बाद बुढ़ा और घबरा जाता है और सोच रहा था कि ये पक्का ब्लफिंग करने की कोशिश कर रहा है। फिर टेन्यून 3 कहता है और बुढ़े के पास चला जाता है और कहता है कि बुढ़े, जब तक कि तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे तब तक कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद बुढ़ा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पंक, तुम सिर्फ स्पिरिट फेटुस रिलम पर हो। फिर वो बुढ़ा अपने अटैक को रेडी करने लगता है और उस अटैक का नाम होता है सोल डेवार्विंग क्लो और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी टेन्यून कहता अगर तुम किसी और अटैक का यूज करते तो हो सकता था कि तुम मुझे थोड़ा सा इंजर्ड कर पाते, मगर तुमने मेरे सोल पर अटैक किया है। तभी हमें टेन्यून के सोल को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बुढ़ा टेन्यून की सोल देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता व्हाट द हेल, ये क्या चीज है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी टेन्यून अपनी सोल पावर यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद वहां के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और उसमें से एक बंदा कहता है कि ये क्या है, टेन्यून ने एक एल्डर को कैसे हरा दिया, वो भी एक हिट में। ये बुढ़ा तो डिवाइन डोमेन रिलम का कल्टीवेटर है और हमारे टेन्यून तो सिर्फ स्पिरिट फेटुस रिलम पर है, मगर टेन्यून ने इसे कैसे हरा दिया है। इधर ये लोग ऐसी तरह से बकवास कर रहे होते हैं और उधर 10 फैमिली के मेंबर्स टेन्यून को बहुत ज्यादा चेयर्स कर रहे होते हैं और उसका फादर बोल रहा था बहुत बढ़िया सन, ऐसा ही करते रहो। तभी टेन्यून कहता है क्या रे बुढ़े, तुम्हें मेरी शादी में बोलने की चुल मची है, मेरी शादी को तुमने बीच में क्यों रोका? अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारी क्या कोई आखिरी इच्छा है? फिर वो बुढ़ा एक चीज निकाल लेता है और गाइस मुझे इस चीज का नाम नहीं पता, इसलिए मुझे माफ करना, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर वो बुढ़ा कहता है मिस यूकिन, आपकी रियल मदर ने मुझे यहाँ भेजा है आपको अपने घर वापस ले जाने के लिए। यूकिन को दिखाता है, यूकिन कहती है क्या मेरी रियल मदर? और वो दौड़ते हुए बुढ़े से पूछती है क्या तुम्हें मेरी रियल मदर ने यहाँ भेजा, क्या वो अब तक जिंदा है? वो बुढ़ा कहता हाँ यूकिन, आपकी मदर अब तक जिंदा है, उन्होंने ही आपको यहाँ से ले जाने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। फिर वो बुढ़ा खड़ा हो जाता है और यूकिन को ग्रीट करते हुए कहता है माय लेडी, असल बात यह है कि आप एक नोबल फैमिली से हैं, इसलिए मेरे साथ वापस चलिए, और ये लड़का आपके लायक नहीं है, बस ये कुछ ट्रिक्स जानता है और कुछ नहीं। तभी टेन्यून की मदर आगे बढ़ने लगती है, मगर टेन्यून का फादर उसे रोक लेता है और कहता है यूकिन अब बड़ी हो चुकी है,
उसे खुद से डिसाइड करने दो। यूकिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि 18 साल बीत चुके हैं और अब जाकर उन्हें मेरी याद आई है और उन्होंने मुझे खोजने के लिए बहुत सारे लोगों को लगाया है। अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ऑलरेडी 10 फैमिली की डॉटर इन लॉ बन चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाने वाली हूँ। तभी वो बुढ़ा कहने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने टेन्यून आ जाता है और कहता है कि क्या रे बुढ़े, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? यूकिन ने क्या कहा, यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें मैं सिर्फ यूकिन के खातिर जिंदा छोड़ रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। फिर वो बुढ़ा कहता है ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और वो अपने जेब से कुछ निकालते हुए कहता है, माय लेडी, मुझे यहाँ आने से पहले मास्टर ने मुझे एक जेड पेंडेंट दिया था जो पर्सनली आपको देने को कहा है, इसलिए आप इसे रख लीजिए। यूकिन भी कहती है ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। और इधर बुढ़ा इविल सी स्माइल देते हुए कहता, माय लेडी, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी उस पेंडेंट से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर टेन्यून बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यूकिन जल्दी से मेरी तरफ आ जाओ। फिर हमें यूकिन को दिखाते हैं जो उस पेंडेंट की वजह से वहां से डिस्पेयर होने लगती है और वो बुढ़ा कहता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, यूकिन मेरे साथ जाने वाली है। फिर यूकिन वहां से पूरी तरह से डिस्पेयर हो जाती है और वो बुढ़ा भी वहां से भाग जाता है। यूकिन को ऐसे डिस्पेयर होते हुए देखकर टेन्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगता है। फिर हमें 10 मैंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग सजावट के सामान को उतार रहे होते हैं। तभी 10 मैंशन के बाहर दो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये अफवाह सच है कि शादी के दिन यहाँ की दुल्हन भाग चुकी है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि एक बुढ़ा आया था जो दावा कर रहा था कि उसे दुल्हन की माँ ने भेजा है। और मैंने सुना है कि दुल्हन का बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल है। दो लोग और बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि लगता है कि 10 फैमिली को ये दर्द सहना होगा। तभी उसके बगल वाला बंदा कहता है कि उस बुढ़े को ये शादी खराब नहीं करनी चाहिए थी, कुछ भी हो जाए मगर इस बुढ़े को ये सब नहीं करना चाहिए था। पता नहीं 10 फैमिली के साथ क्या चल रहा है। फिर हमें टेन्यून के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेन्यून एक कुर्सी पर बैठा होता है और टेन्यून उस बुढ़े का सामान देख रहा होता है। जब उस सामान को वो पलटता है तो उसके पीछे लिखा होता है कि होली डायनेस्टी। टेन्यून इस चीज को देखते हुए सोच रहा होता है कि लगता है ये बुढ़ा जो यूकिन को ले गया है वो शायद इसी फोर्स के साथ बिलोंग करता है। दुर्भाग्य से मेरी पिछली लाइफ में मेरे पूरे परिवार को मरने के बाद मैं भी मर गया था और मैंने उस सिचुएशन को समझा नहीं था, मगर इस बार मैं 10,000 जन्मों की यादों के साथ लौटा हूँ। और वो घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि इस बार मैं पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखूंगा। मुझे याद है कि 9 ग्रेट सेक्ट में से हुआंगफू होली सेक्ट हर साल डिसाइबल्स को रिक्रूट करते हैं, इसलिए अब टाइम है कि मैं भी एक सेक्ट ज्वाइन करूंगा। फिर हमें 10 फैमिली के फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टेन्यू एक फॉर्मेशन बनाकर किसी को बुला रहा होता है और कहता है कि रेड यहाँ पर ही जल्दी आओ, मेरे पास आओ। तभी वहां पर ही एक स्पिरिट लाइन आ जाता है, इसका नाम रेड विंग है। तभी टेन्यून का फादर बोलता है, यून हुआंगफू होली सेक्ट हमारे सिटी से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए सावधानी से जाना। टेन्यून कहता है हाँ फादर, मैं सावधानी से जाऊंगा। फिर टेन्यून अपने स्पिरिट लाइन पर बैठ जाता है और कहता है चलो रेड हम यहाँ से चलते हैं। फिर रेड जोर से दहाड़ मारता है और वहां से स्पीड के साथ वहां से उड़ जाता है। और टेन्यून सोच रहा था कि यूकिन मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। टेन्यून बहुत स्पीड के साथ वहां से जाने लगता है और फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। टेन्यून स्टारफॉल सिटी के ऊपर उड़ रहा होता है। टेन्यून कहता है तो मतलब यही है स्टारफॉल सिटी, और वो अपने रेड से कहता है रेड चलो नीचे। फिर हमें एक अरेना का सीन दिखाया जाता है जिसके बीच में एक बंदा खड़ा होता है और वो स्टारफॉल सिटी का गवर्नर होता है, उसका नाम वैंग है। अरेना की ऑडियंस बातें कर रहे होते हैं कि अगर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए और उसकी कल्टीवेशन 6th ग्रेड के स्पिरिट फेउस रिलम पर होनी चाहिए और हर शहर में सिर्फ एक ही डिसाइबल को रिक्रूट किया जाता है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। और मैंने यहाँ तक कि सुना है कि गवर्नर का बेटा ऑलरेडी स्पिरिट फेउस के 9th ग्रेड के कल्टीवेशन रिलम पर पहुंच चुका है।
ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चांस गवर्नर के बेटे को ही है, वही रिक्रूट हो सकता है क्योंकि वो गवर्नर का बेटा है। टेन्यून भी उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मुझे ये करना होगा। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से रास्ता साफ करो क्योंकि गवर्नर का बेटा आ रहा है, जल्दी से इस रास्ते को साफ करो। हमें गवर्नर के बेटे को दिखाया जाता है। गवर्नर के बेटे का नाम वेंग फूचैन है। गवर्नर के बेटे को देखकर वहां के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि फूचैन बहुत ज्यादा घमंडी है, ये तो सिर्फ गवर्नर का बेटा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है कि जो यहाँ पर डिसेबल रिक्रूटमेंट का टेस्ट हो रहा है वो उसमें पास ना हो पाए। टेन्यून गवर्नर के बेटे को देखकर सोच रहा था कि इसके कमजोर कदम और इसके पास तो पूरी तरह से की पावर भी नहीं है। मुझे यकीन है कि यह पक्का ही पील की मदद से 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल फेस रिलम का कल्टीवेटर बना। ये तो सिर्फ मेरे सामने बच्चा है, ये मुझसे फाइट करने के लायक भी नहीं है।